नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित दुधानी। आज बात करेंगे प्रदेश कांग्रेस में जिस प्रकार से लगातार गुटबाजी सामने आ रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस में आरोप लग रहे हैं कि प्रदेश में विकास के नाम पर भेदभाव हो रहा है। उसी कड़ी में कांग्रेस के नेता लगातार भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। जो नेता भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं उन्हीं में से एक गुड़गांव से लोकसभा सांसद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राव इंद्रजीत सिंह जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले राव इंद्रजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले सीधा और सटीक सवाल, आपके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आप भी लगातार 4 बार विधायक रहे, प्रदेश में 3 बार सांसद रहे, तो ऐसी क्या बात रही कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस में आपकी अनदेखी हो रही है? राजनीति में मुझे कुल मिलाकर के 37 साल हुए हैं। सन 77 के अंदर पहली बार अपनी खुद की विशाल हरियाणा पार्टी से मैं टिकट पे मैं एमएलए का चुनाव जीता था और सन 78 में जब इंदिरा जी आई थी रेवाड़ी हमारे शहर में, सो हमने अपनी विशाल हरियाणा पार्टी को मर्ज कांग्रेस में कर दिया गया था। तो उस बात को अब 36-37 साल हो गए हैं और जब से मैं कांग्रेस के अंदर ही हूँ। उस ज़माने की कांग्रेस के अंदर और आज की कांग्रेस के अंदर मैं समझता हूँ अंतर है। 35 साल 36 साल जो मैंने कांग्रेस का कल्चर देखा है, मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेसियों में से अगर गिना जाए तो सबसे पुराना कांग्रेसी मैं हूँ। कोई किसी वक्त छोड़ करके चला गया था, कोई किसी वक्त छोड़ कर चला गया था, कोई हमारे 77 के बाद राजनीति के अंदर आया है, हालांकि कांग्रेस परिवार से बेशक रहता हो, लेकिन 77 के बाद राजनीतिक तौर के ऊपर लगातार कांग्रेस में रहने वाले व्यक्तियों में से मैं अपने आप को प्रमुख मानता हूं। और जैसे मैंने कहा कि उस टाइम की कांग्रेस और थी, आज की कांग्रेस और है। किस तरह की कांग्रेस में बदलाव आया है कि 77 की कांग्रेस और थी और आज की कांग्रेस और है? किस तरह का बदलाव देखते हैं आप? जब हम आते थे कांग्रेस के तौर के ऊपर, लोगों के चुनाव जीत करके आते थे, तो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके लोगों के बीच के अंदर जाना हम अपना फ़ख्र समझते थे। लोग सोचते थे कि नेता है, कांग्रेस की पार्टी का नेता है, तो कम से कम पब्लिक के बारे में इसके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर जगह होगी। आज ऐसा महसूस होता है कि जहाँ सफ़ेद कपड़े पहन करके पब्लिक के अंदर चले जाते हो तो लोग यूँ कहते हैं कि भाई ये नेता तो अपनी खुद गर्ज के अंदर हमारे पास आया है, लोगों की बात सुनने और उसको हल करने के लिए हमारे पास नहीं आ गया है। आज पैसे का प्रकोप हर तौर के ऊपर हर एक राजनीतिक वर्ग के अंदर हो गया है। तो इसलिए जो बात जनता की और पब्लिक की पार्टी के अंदर चर्चित हुआ करती थी, जो सोशल ढांचे के ऊपर आधारित सारा राजनीतिकरण था, आज वो तब्दील होता लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि कैपिटलिज्म का प्रभाव आज के दिन राजनीति पे आ गया है और उससे कांग्रेस पार्टी भी प्रभावित हो गई है। राव साहब, मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस में आज आपकी अनदेखी क्यों? कांग्रेस, आपने स्वच्छ छवि रही, इतने साल 36-37 साल आपका राजनीतिक जीवन रहा, कोई दाग नहीं लगा। आप केंद्र में मंत्री रहे, रक्षा राज्य मंत्री रहे और 4 बार विधायक भी रहे हरियाणा के अंदर। उसके बाद इतना लंबा कैरियर होने के बाद भी कांग्रेस में अनदेखी क्यों आपकी? देखो, मैं नहीं कहता कि मेरी अनदेखी हुई है। मेरे को तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, जनता ने मेरे को जिताया है। किसी बात के ऊपर अगर हमने कोई राजनीतिक तौर की बात ना सुनी गई हो, वो बात दूसरी है, लेकिन कांग्रेस ने बतौर कांग्रेस के एक सिपाही के मेरे को टिकट दिया है। लेकिन जिस तरह से मैं कांग्रेस के अंदर अपनी बात रखना चाहता था, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ है। इसलिए हमारे को थोड़ा सा विभिन्न रास्ता अपनाना पड़ा है। प्रभाव डालने के लिए, दबाव डालने के लिए हमने इंसाफ मंच तय किया गया है और हमने उसके मार्फत से जो कांग्रेसी आम जन 77 के बाद, 78 के बाद, 80 के बाद, 90 तक के जो लोग थे, जो कांग्रेस पार्टी के रंग में ढले हुए थे, उन लोगों को जो एक तरफ किनारे करके और नए नए लोगों को कांग्रेस के अंदर शामिल करके कांग्रेस का जो निजीकरण कर दिया गया है, उससे हमारे को आपत्ति है। सो हमने ये इंसाफ मंच बनाया है। इंसाफ मंच आपने बनाया है और कांग्रेस में रहते हुए इंसाफ मंच बनाया है। अभी आप कांग्रेस पार्टी में भी हैं, आप इंसाफ मंच से पूरे प्रदेश में भी दौरे कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप इंसाफ मंच के माध्यम से कांग्रेस में रहते हुए आप न्याय दिला पाएंगे लोगों को? देखो, ये ज़रिया हमने पकड़ा है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज के दिन अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होती है और इंसाफ मंच के सदस्य यूँ कहते हैं कि इस तौर के ऊपर ये रास्ता हमारे को अपनाना चाहिए,
लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, तो सो रास्ता हम अपनाने के लिए तैयार हैं। सारे विकल्प हमारे लिए खुले हैं। इसमें विकल्प आपने खुले रहने की बात कही है। आप इंसाफ मंच से अभी लोगों को इंसाफ दिलाने की बात भी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में भी दौरे कर रहे हैं। आने वाले समय में कोई नया चमत्कार देखने को मिल सकता है राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से? देखो, चमत्कार तो पब्लिक करती है, लोग तो राह दिखाने का प्रयास करते हैं, नेतागण। हमारे इंसाफ मंच की क्या मंशा है ये हमने ज़रा बता दिया है अलग अलग जगह के ऊपर, कि हर एक वर्ग को, चाहे वो कमज़ोर वर्ग हो चाहे वो जाबर वर्ग हो, हर एक क्षेत्र को, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के हलके का हो या चीफ मिनिस्टर की हलके के बाहर का हो, हम सबको समान रूप से नौकरियां देना चाहते हैं, समान रूप से इज्जत देना चाहते हैं और समान रूप से जो पैसा हरियाणा सरकार के पास उपलब्ध है उसको बांट करके देना चाहते हैं। ये हमारा इंसाफ का ध्येय है। इसके लिए जो भी हमारे को रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो हमारे को इस लक्ष्य तक पहुंचाने के अंदर उपयुक्त होगा, सो हम रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं। क्या कभी इंसाफ मंच खत्म करके आप किसी अन्य पार्टी की तरफ भी रुख कर सकते हैं? देखिए, इंसाफ मंच जो बन गया है ये ख़त्म नहीं होएगा। आज ये गैर राजनीतिक मंच के तौर के ऊपर है। अगर पार्टी दूसरे के साथ अगर हम सोचते भी हैं तो ये इंसाफ मंच कहीं नहीं जा रहा। ये मंच तो रहेगा, पार्टी में रहेंगे तो भी इंसाफ मंच रहेगा, पार्टी के बाहर जाएंगे तो भी इंसाफ मंच रहेगा। ये इंसाफ मंच एक ऐसा ज़रिया है जिसकी सदस्यता के मार्फत हम जैसे सोच के लोगों को हम इकट्ठा करना चाहते हैं। सो आज के दिन हमने पिछले दिनों के अंदर 1 लाख कॉपियाँ बांटी थी। 1 महीने का समय दिया था, 1 लाख हमारी तुरंत सदस्यता बन गई। अब कहते हैं जी और चाहिए, तो हम 1 लाख और छपवा रहे हैं, हरियाणा के अनेक और हिस्सों के अंदर दे रहे हैं। तो जो हमारे मंच का हिस्सा बन जाएगा, हम इस पार्टी में रहें ना रहें, आगे किसी और में जाएं ना जाएं, ये मंच वाले सदस्य मेरे आज के दिन सबसे सक्रिय कार्यकर्ता बन करके रहेंगे, जो भी राजनीतिक रूप आने वाले समय के अंदर में अपना। बिल्कुल बिल्कुल राहुल साहब, आपने जिस प्रकार से कहा कि आप इस पार्टी में रहें ना रहें, तो अन्य किस पार्टी की तरफ आप रुख कर सकते हैं? कोई ऐसी कोई योजना अभी आपने बनाई है कि किसी पार्टी की तरफ आप रुख कर सकते हैं? देखो, हमने योजना कोई नहीं बनाई है, ना पार्टी को अभी छोड़ने का फैसला हमने तय किया है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे इंसाफ मंच के सदस्य हैं, सामूहिक रूप से उनके साथ विचार विमर्श करे के उपरांत अगर कोई रास्ता मेरे लोग या मेरे साथीगण मेरे को दर्शाएंगे कि इस रास्ते पे चलो, तो मैं उस पे चलने के लिए तैयार होऊंगा। अगर आप कांग्रेस छोड़ते हैं तो सीधा सवाल आपसे कि अन्य अगर कोई पार्टी देखते हैं तो किस तरफ रुख करेंगे? नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि हमने किसी पार्टी को, हम तो सोचते हैं हम ही खुद ही सक्षम है, हमारे में क्या कमज़ोरी है। हमारे साथ आज के दिन जितनी जनता जुड़ रही है, मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर शायद ही किसी और नेताओं के साथ जुड़ती हो। और अगर आज जो लोग बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हैं, अगर वो आज उस ओहदे के ऊपर ना हुए, फिर वो जलसा करके दिखाएं, अहमियत तो उनकी जब पता चलती है। आज हरियाणा के अंदर 2 ही वर्ग हैं या 2 ही नेता हैं आज के दिन, मैं समझता हूँ, जो लोगों को अपने साथ लेकर के चलने में सक्षम हैं। उनमें से एक मैं हूँ। दूसरा नाम भी बताना चाहेंगे? वो जेल में है। तो ये माना जाए कि ओम प्रकाश चौटाला की तरफ आगे आने वाले समय में आप रुख कर सकते हैं? नहीं, मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला का प्रभाव है, जेल में रहें बाहर रहें, लेकिन जनता के अंदर उनकी आज के दिन साख है। और जिस दिन से वो जेल में गए हैं, शायद लोगों के अंदर उनकी सहानुभूति की वजह से साख और बढ़ी है। तो हरियाणा में आप 2 ही मास लीडर मानते हैं कि एक राव इंद्रजीत मास लीडर हैं और दूसरे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं। तो क्या आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि इंसाफ मंच ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलकर के काम करता हुआ नजर आए? ये तो भविष्य बताएगा कि हम क्या करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर हरियाणा का 37 साल से विधायक और लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, तो मुझे मालूम है किन लोगों के अंदर मानसिकता है, किन लोगों के प्रति लोगों का रुझान है। सो मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा अर्थ मैं समझता हूँ आपको नहीं निकालना चाहिए। एक सीधा सवाल और करना चाहूँगा कि प्रदेश में 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनी उस समय भजनलाल के नाम पर कुछ लगता था कि भजनलाल चीफ मिनिस्टर बनेंगे और आपका भी रुख चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में रहा। तो आपको क्या लगता है कि आज क्या स्थिति ऐसी आ गई है कि आज उनसे पर्सनल जो आपके मतभेद खुल करके सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं उनका साथी था, वो मेरा नेता नहीं था।
और मैं पाबंद सिपाही था। पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नियुक्त कर दिया, हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री मान लिया। अगर भजनलाल को पार्टी नियुक्त करती तो शायद हम भजनलाल को भी मान लेते, उसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन पुराने आप प्रदेश को कांग्रेस में रहे और पुराने सहयोगी जब आप रहे तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही रहे। तो आज मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या स्थिति ऐसी आई कि 9 साल के अंदर जो अब लगने लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रास्ते अलग हैं, आपके रास्ते अलग हैं और आने वाले समय में भी रास्ते अलग हो सकते हैं। देखिए, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक संगठन था हमारा, जो हम अपने आप को ओरिजिनल तौर के कांग्रेसी कहा करते थे, जिसके अंदर बीरेंद्र सिंह भी थे, शैलजा भी थी, सरदारपाल सिंह भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, मैं था। हमने ये कहा था कि भाई हरियाणा के अंदर समान रूप से बंटवारा होना चाहिए सब सरकारी संपत्ति का। सो हमने वो संगठन बनाया। उस संगठन में से एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया बतौर चीफ मिनिस्टर। जब वो नियुक्त हो गए चीफ मिनिस्टर तो हमारी आशाएं थी कि जिस बात के ऊपर हम जनता के बीच में गए थे कि समान रूप से हम नौकरियां देंगे, समान रूप से हम पानी का बंटवारा करेंगे, समान रूप से हम संपत्ति को, धनराशि को हर एक ज़िलों के अंदर बांटेंगे, सो उसके ऊपर जब वो खरे नहीं उतरे तो स्वाभाविक था कि कुछ मतभेद पैदा हुए। सो हमने आज से नहीं, पिछले 5 साल से ये मतभेद जो हमारे बीच के अंदर उत्पन्न होने लगे थे वो पहले पार्टी के फोरम के अंदर उठाने का प्रयास किया, और जब पार्टी की फोरम के अंदर से भी हमारे को उसके ऊपर इंसाफ नहीं मिलता नज़र आया तो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि पहली प्राथमिक तौर के ऊपर मेरी वफा पब्लिक के साथ है, ना कि किसी पार्टी के साथ। लेकिन राव साहब ये ज़रूर मानते हैं कि आप पहले भी कांग्रेस के 2004 में भी कांग्रेस के सांसद रहे, अभी भी 2009 में फिर से कांग्रेस के सांसद रहे, तो आपने केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है। अगर प्रदेश में समान विकास नहीं हो रहा था, आपको कहीं टीस थी कि प्रदेश में समान विकास नहीं हो रहा है, तो केंद्र में आपने अपनी बात रखी कहीं श्रीमती सोनिया गांधी के आगे, राहुल गांधी के आगे, जो आपके केंद्र के नेता हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आगे? देखो, नाम लिए बगैर मैं आपको केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने हर संभव प्रयास किया कि ये जो लोगों के दिमाग के अंदर बात पैदा हो गई है कि सिर्फ कुल छोटे से दायरे के अंदर ही विकास हो रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए लोगों के दिमाग में से अपनी पार्टी के हर एक स्तर के ऊपर चर्चा जरूर करी। क्या लगता है कि वहाँ सुनवाई नहीं हुई, वहाँ सुनी नहीं गई राव इंद्रजीत सिंह जी? मजबूरियाँ कई हो जाती हैं, इसका तो क्या मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि जो हरियाणा के अंदर जिस तरह से हम चाहते थे कि कांग्रेस चले, जो पुरानी कांग्रेस के अंदर हम शामिल 77 के अंदर हुए थे, सो उस तरह की बात आज के दिन कांग्रेस के अंदर नहीं रही। और अगर हम अपनी ज़बान नहीं खोलेंगे, अगर इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास, मेरा जैसा व्यक्ति जो वास्तव में अपने आप को कांग्रेसी मानता है, और जब कांग्रेस तली में टिकी हुई थी उस टाइम के अंदर कांग्रेस को हमने सहारा दिया था, अगर मेरा जैसा नहीं उठाएगा तो वो उठाएंगे जो माया माल के अंदर फंसे हुए हैं और दुम हिलाते हुए डोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और अपना मंच बनाया और इंसाफ के पक्ष के अंदर मैं लड़ूंगा। जिस प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह जी कांग्रेस में 37-36 साल लगाए हैं और कांग्रेस में रह करके भी अभी भी कांग्रेस में रहकर ही आप जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर कोई राष्ट्रीय पार्टी या किसी प्रादेशिक पार्टी के अंदर जाकर के इंसाफ मंच का विलय होगा और वहाँ से कोई नई पारी शुरुआत होगी? देखो, भविष्य बताएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सारे संकल्प हमारे खुले हैं और हमारा लक्ष्य इंसाफ दिलवाना है हरियाणा के हर एक वर्ग को। जिस रास्ते ये लक्ष्य सिद्ध होता नज़र आया, सो रास्ते हम अपनाने के लिए तैयार हैं और जनता से सलाह मशवरा करके, इंसाफ मंच के साथियों से सलाह मशवरा करके, और फिर जब हम फैसला करेंगे उस टाइम आपको बता देंगे। एक सीधा सवाल और करना चाहूँगा कि अहिरवाल क्षेत्र के लिए आप लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, एक अहिरवाल नेता के रूप में आपकी पहचान है, पूरे प्रदेश में भी आपका एक वोट बैंक है, तो अहिरवाल क्षेत्र में आप किस तरह का विकास चाहते हैं? आपने कहा कि पूरे प्रदेश में समान विकास नहीं हो रहा था, आपने आरटीआई भी लगाई, आरटीआई के माध्यम से भी पता चला कि 5000 से ज़्यादा योजनाएं जिनका इम्प्लीमेंट होना था और 5000 में से लगभग 2000 से ज़्यादा इम्प्लीमेंट उन क्षेत्र में हुआ, रोहतक, सोनीपत और झज्जर क्षेत्र में हुआ, वो आपने आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी ली थी। तो किस प्रकार से लगता है कि आप अहिरवाल क्षेत्र का किस प्रकार से विकास चाहते हैं? देखिए, अहिरवाल क्षेत्र का ही नहीं, मैं तो तकरीबन दक्षिणी हरियाणा के सभी
ज़िलों का प्रतिनिधि आज के तौर पे बना हुआ हूँ, जिसमें मेवात भी आ जाता है जो सबसे पिछड़ा वर्ग है या क्षेत्र है। गुड़गांवा सबसे सक्षम क्षेत्र है। आज गुड़गांवा 55 से 56% हरियाणा को राजस्व दे रहा है। कुल मिलाकर के बाकी अन्य ज़िलों की निस्बत अकेला गुड़गांवा भारी पड़ता है। जब 55-56% गुड़गांवा अकेले ज़िले से जा रहा हो, आप सोचें कि अगर फरीदाबाद को उसके साथ जोड़ दिया जाए या एनसीआर के और उन क्षेत्रों को जोड़ दिया जाए तो कितना फीसदी राजस्व इस दिल्ली के इर्द गिर्द के लोगों के मार्फत दिया जा रहा है। और फिर भी इनके पास सड़कों के अंदर गड्ढे पड़े हुए हों, स्कूल के अंदर टीचर ना हो, अस्पतालों के अंदर दवाई ना हो, और सारे के सारे जो बिल्डर्स हैं वो लंबी लंबी गाड़ियों के अंदर चलते नज़र आते रहे हों। तो ये लोग कहते हैं कि हमने अपनी ज़मीन दी, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, क्या मूल रूप सुविधाएं जीवन बसर करने के लिए क्या सरकार हमारे को उपलब्ध नहीं करवा सकती? लेकिन गुड़गांव के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी आई है, अभी मीरपुर में भी यूनिवर्सिटी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, केंद्रीय विश्वविद्यालय पाली के अंदर आया है, तो अहिरवाल क्षेत्र में ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हुआ है। ये केंद्र की उपलब्धि का सेहरा हरियाणा सरकार अपने सर पे बांधने का प्रयास करे तो कहाँ तक वाजिब है। डिफेंस यूनिवर्सिटी केंद्र की देन है, महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी देनी केंद्र की देन है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर बना केंद्र की देन है, वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर 30-32 हज़ार करोड़ रुपए का जो सूरत तक जाएगा, सो केंद्र की देन है। हम केंद्र की देन को तो नकार नहीं रहे, हम तो यूँ कह रहे हैं इसके अलावा हरियाणा सरकार तुमने क्या किया है हमारे पैसे से, इसका हिसाब दो, सो नहीं दे रहे। प्रदेश सरकार का भी एक आग्रह तो रहता ही है, जब भी केंद्र सरकार से कोई चीज़ हरियाणा के अंदर आती है या अन्य किसी प्रदेश के अंदर जाती है, तो प्रदेश सरकार का आप इसमें कोई रोल नहीं मानते कि डिफेंस यूनिवर्सिटी आई, केंद्रीय विश्वविद्यालय आया, सैनिक स्कूल आया, तो उसमें प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं मानते? मैं यूँ मानता हूँ कि केंद्र सरकार के अंदर जिन लोगों ने ये रास्ता तय किया उनका ज़्यादा योगदान है। हरियाणा के अंदर तो मुख्यमंत्री का बतौर पार्टी के एक मुख्यमंत्री होने के नाते योगदान है। अगर उनको कहा जाता कि ये करना है सो पार्टी के हिदायतों अनुसार उन्हें करना पड़ता, लेकिन निर्णय इस विषय के अंदर भारत सरकार ने लिया है और इसका श्रेय मेरे हिसाब से भारत सरकार को जाना चाहिए। एक सीधा सवाल आपसे है कि अभी दूसरी बार कांग्रेस की सरकार चल रही है प्रदेश के अंदर, केंद्र के अंदर भी दूसरी बार कांग्रेस की सरकार चल रही है, 2014 का चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है कि 2014 के चुनाव के अंदर प्रदेश में और देश में किसकी सरकार बनेगी? ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त जनता के मन में चेंज करवाने की सरकार, चाहे प्रादेशिक हो या देश की हो, उसका कीड़ा ज़रूर उनके दिमाग के अंदर घुस गया है। और ये कीड़ा कितना जगह लोगों के जहन के अंदर बना सकेगा जिस टाइम तक इलेक्शन आता है, उसके ऊपर निर्भर होएगा कि किसकी सरकार केंद्र में और प्रदेश में बनेगी। मतलब सीधा ना कह करके आप यही कहना चाहते हैं कि 2014 के अंदर कांग्रेस की सरकार लोगों ने मन बना लिया है कि उखाड़ फेंकने का? बड़ी कठिन लड़ाई के दौर से कांग्रेसियों को गुजरना पड़ेगा। और जिस तरह से आज के दिन मैंने आपको बताया कि चेंज की जो व्यवस्था या चेंज की जो डिज़ायर आज के दिन पब्लिक में है, सो ही तय करेगी कि कांग्रेस बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। तो ये थी हमारी बातचीत राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी हस्ती के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।